बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 266 मुलाहिज़ा फरमाएं। गोया वो चौधरी के नेटवर्क का खास बंदा था। मियां ज़ायदी डायरी के मामले को ऑपरेट कर रहा होगा। वो अपने बंदों की हलाकत पर खामोश नहीं बैठ जाता, बल्कि हमें घेरने, हमसे डायरी छीनने और अपने बंदों का इंतकाम लेने की खातिर वो हमारी तलाश में कराची का चप्पा चप्पा छान सकता था। गोया हमारे लिए बहुत सारी हंगामा खेजियां अब तैयार थी। मुझे सोच में डूबे देखकर बूटा सिंह ने सवाल किया, आपने यहाँ के जो हालात बताए वो बहुत तशवीशनाक और गंभीर है। मुझे वाकई शमशाद के पास नहीं जाना चाहिए था। फिर वो परेशान नजर से मुझे तकने लगा। मैंने पूछा, तुम्हारे पास शमशाद का कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा? हाँ, मेरे पास उसके घर और दफ्तर के फोन नंबर तो हैं। फिलहाल तुम शमशाद के पास नहीं जाओगे, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वहाँ जाना तुम्हारे लिए और शमशाद की फैमिली के लिए मोहलक साबित हो सकता है। अलबत्ता तुम फोन पर उसे अपनी आमद की इतला जरूर दे दो और उसे वाज़ेह अल्फाज में ये भी बता दो कि तुम किसी नागज़ीर वजह की बिना पर उससे नहीं मिल सकते। एक लम्हे को रुककर मैंने पूछा, क्या तुम्हारा दोस्त शमशाद डायरी के राज में तुम्हारा शरीक है? नहीं, कतई नहीं, वो मजबूत लहजे में बोला। ये राज पाकिस्तान में मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। खशवंत सिंह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसके राज को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा कितना ही करीबी क्यों ना हो। मैंने फौरी ख्याल के तहत कहा, ठीक है, फिर तुम शमशाद को अपने बारे में कुछ ना बताओ। तुम्हारी किसी बक्ता के बारे में सुनकर वो बेचारा ख्वाह मुखा परेशान हो जाएगा, बल्कि तुम उसे फोन करके अपनी आमद की इतला भी ना दो। जब तक हालात साजगार नहीं हो जाते तुम्हें कोई सरगर्मी दिखाने की जरूरत नहीं। और हालात के साजगार होने तक मैं कहाँ जाऊँ? बूटा सिंह ने पूछा। वापस लाहौर तो जा नहीं सकता और कराची में शमशाद के सिवा मेरा और कोई ठिकाना नहीं। मैंने कहा, फिलहाल तुम किसी दरमियाने दर्जे के होटल में ठहर जाओ, हम आपस में राब्ता रखेंगे। जैसे कोई मुनासिब और मौजूद सूरत सामने आई हम कोई अहम फैसला कर लेंगे। फिर मैंने दोस्ताना अंदाज में उससे पूछा, इस वक्त तुम्हारी माली पोजीशन क्या है? मेरे पास कुछ रकम है, वो मेरे सवाल का मकसद समझते हुए बोला। 5000 रुपए में काफी दिन तक मैं बहुत अच्छा गुजारा कर सकता हूँ। इधर सदर में दरमियाने दर्जे का एक होटल है जहाँ मैं पहले भी 2 मरतबा ठहर चुका हूँ। आपके मशवरे के मुताबिक फिलहाल वहीं क़याम कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में सारी लाया। इस आर्दी क़याम के दौरान में तुम अपने और अपने मुस्तकबिल के बारे में भी कोई फैसला कर लो। आइंदा जिंदगी की प्लानिंग के सिलसिले में तुम्हें जहाँ भी मेरी मदद की जरूरत पेश आई मैं तुम्हारे काम आकर बहुत खुशी महसूस करूंगा। फिर मैंने उससे उस होटल का नाम और पता मालूम किया जहाँ वो क़याम का इरादा रखता था। मज़कूरा होटल सदर के क्लब में वाक़ था। बीर बख्श अपने साबिक आका वडेरा अकबर सुमरू के साथ कई मरतबा सदर आ चुका था और इस होटल से वाकिफ भी था। खाना खत्म हो चुका था। बूटा सिंह हमसे रुखसत की इजाजत मांगने लगा। मैंने अपनी जेब में से 5000 के नोट निकालकर बूटा सिंह की तरफ बढ़ा दिए। ये रकम भी अपने पास रख लो, पैसा खर्च करते हुए कुछ पता नहीं चलता, ये रुपए तुम्हारे काम आएंगे। मैं बहुत जल्द तुमसे राब्ता करूंगा, तुम कोई फिक्र ना करना। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद उसने रकम रख ली। मैंने कहा, एहतियातन तुम मुझे शमशाद के फोन नंबर और घर का एड्रेस नोट करा दो, किसी इंतहाई जरूरत के वक्त काम आएगा। उसने अपने सफरी बैग में से कागज कलम निकालकर मेरी मतलूबा मालूमात तहरीरी शक्ल में मुझे फराहम कर दी। शमशाद अली जिस प्राइवेट इदारे में मुलाजम था उसका दफ्तर आई चांदरीगर रोड पर वाक़ था। थोड़ी देर बाद बूटा सिंह हम से हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद साहिल ने कहा, फैतान, अपने बारे में तुमने क्या सोचा है? मैंने अपने बारे में तो कभी नहीं सोचा, मैंने रवादारी में जवाब दिया। मैं क़याम के हवाले से पूछ रही हूँ, वो वजाहत करते हुए बोली। अभी सापैर है, ये सापैर हमेशा नहीं रहेगी, शाम आएगी और फिर रात हो जाएगी। हम यूं ही मारे मारे तो नहीं फिर सकते, हमें अपने लिए कोई ठिकाना तो तलाश करना होगा। जिस किस्म के हालात से हम गुजर रहे हैं उनका तकादा तो यही है कि हमारे पास एक महफूज और मजबूत क़याम का होना चाहिए। महफूज और मजबूत क़याम का, मैंने साहिल के कहे हुए अल्फाज जेरे लब दोहराए। बीर बख्श चौंक उठा। उसने कहा, साईं, सबसे ज्यादा मजबूत और महफूज ठिकाना तो हमें काजी सुल्तान का दोस्त ही फराहम कर सकता है। हमें पहली फुर्सत में मिनास बाकर से राब्ता करना चाहिए। वो कराची की एक मारूफ और ताकतवर शख्सियत है। तुम ठीक कहते हो मीर बख्श। ये कहते हुए मैं उठकर खड़ा हो गया। वैदान, तुम कहाँ जा रहे हो? साहिल ने पूछा। मिनास बाकर से राब्ता करने, मैंने जवाब दिया। फिर वजाहत करते हुए कहा, उस रेस्टोरेंट के बराबर में मैंने एक PCO देखा था, तुम लोग यहीं बैठो, मैं काजी सुल्तान के दोस्त को फोन करके आता हूँ। फिर मैं फैमिली कैबिन से निकलकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। अपनी जेब में से मैंने वो पर्चा निकाला जिस पर मिनास बाकर के बंगले का एड्रेस, उसके घर और दफ्तर के फोन नंबर काजी ने मुझे लिख कर दिए थे। उसी कागज के कोने में काजी सुल्तान का फोन नंबर भी दर्ज था। उस नंबर पर निगाह पड़ते ही मेरा ध्यान नबी सर की तरफ चला गया। हम रात के आखिरी पैर काजी की हवेली से बड़े पुरस्रार अंदाज में रवाना हुए थे। दिलगरी की ज़मानी वहाँ से पेश आने वाले हालात के बारे में मुझे पेश की जो मालूमात हासिल हुई थी वो बहुत सनसनीखेज थी। मोटी तोंद वाला राशि SP कादी की हवेली पर रेड करके मुझे रंगे हाथों पकड़ने वाला था। हवसप्रस्त बदनीयत DSP का मंसूबा किस तरह खाक में मिल गया होगा ये जानने के लिए मैं बेचैन हो गया। मैं तस्वुर की निगाह से देख रहा था DSP मुझे हवेली में ना पाकर अपने बाल नोच रहा होगा। मैं एक मरतबा फिर उसे चोट दे आया था, वो अपने जख्म चाटने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। नीलगरी अगर बर वक्त मुझे हालात की संगीनी के बारे में आगाह ना करती तो मैं बैठे बिठाए एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता।
नीलगिरी के ताउन और रहनुमाई से मैंने डायरी भी हासिल कर ली थी और खुद समेत अपने साथियों की जान बचाने में भी कामयाब हो गया था। नीलगिरी ने हमेशा मुझे फायदा पहुंचाया, लेकिन उसकी मदद हासिल करते हुए मैं एक बेनाम से इज़्तिराब में मुब्तला हो जाता। मुझे यूं महसूस होता मैं कोई नन्हा बच्चा हूँ और नीलगिरी किसी तजरिबाकार जहां दीदा औरत की तरह मुझे गाइड कर रही है, जमाने की ऊंच नीच समझा रही है और कदम कदम पर मेरी मदद कर रही है। मुझे लगता है जैसे मैं उसकी उंगली पकड़ कर चल रहा हूँ। यही एहसास मुझे बेचैन और मुस्तरिब रखता था। मैं इब्तदाई उम्र ही से अपनी मर्जी का मालिक था। लड़कपन ही में दारा जैसे चालाक शख्स से मेरा पाला पड़ा था और मैं उसे निमटता रहा था। मैंने अक्सर दूसरों की मदद की थी, उसके काम आया था। शायद खुद मुख्तार और आज़ाद जिंदगी गुजारने के सबब मेरा मिजाज ऐसा बन गया था कि नीलगिरी की मदद और गाइडेंस में मैं उलझ जाता और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैंने कई मरतबा सोचा था नीलगिरी से मदद नहीं लूंगा, लेकिन फिर वो चम से मेरे ख्यालात में इस तरह कूदती थी कि मैं उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता। पता नहीं वो मुझसे क्या बनवाना चाहती थी। आसार तो बहुत सनसनीखेज और तशवीशनाक थे। बाज़ औक़ात मैं उसके अज़ाइम के बारे में सोचकर एक मखमसे में पड़ जाता। गुज़िश्ता रात वाली मुलाकात में तो वो खुल गई थी। उसने वादे अल्फाज में मुझसे मोहब्बत का दावा किया और मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि उसके सिवा और कोई औरत मेरी खुलवत की साथी नहीं बन सकती। मेरे जहरीलेपन के बारे में उसने जो इंकशाफात किए वो मेरे लिए सनसनीखेज थे और उन इंकशाफात को रद्द करना हकीकत को जुठलाने के मुतरादिफ था। मैं नीलगिरी के संगीन ख्यालात को जहन में बसाए PCO में दाखिल हो गया। साहिल और मीरबख्श से मैं ये कहकर आया था कि मिन्हाज बाकर को फोन करूंगा, लेकिन यहाँ पहुंचकर मेरा इरादा बदल गया और मैंने ऑपरेटर से काजी सुल्तान की हवेली का नंबर मिलाने को कहा। लाशऊरी तजस्सुस ने मुझे वहाँ के हालात जानने के लिए मजबूर कर दिया था। चंद सेकंड बाद ऑपरेटर ने छोटे से बूथ में रखे हुए टेलीफोन सेट की जानिब इशारा करते हुए मुझसे कहा, आपका नंबर मिल गया है, बात कर लें। मैंने बूथ का दरवाजा बंद करके रिसीवर उठा लिया। हेलो के जवाब में काजी सुल्तान की आवाज मेरी समा से टकराई। वो फौरन मुझे पहचान गया और हिजान खेज लहजे में बोला, साईं तुम कहाँ हो? मैं कराची में हूँ, मैंने बताया, और बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। वो पुरजोश अंदाज में बोला, साईं यहाँ तो खूब हंगामा खेजी रही। शादीपुरी वाले DSP ने नबी सर के थाना इंचार्ज की मदद से मेरी हवेली पर धावा बोल दिया था। एक लम्हे को रुककर उसने पूछा, मगर तुम रातों रात अपने साथियों को लेकर कहाँ गायब हो गए थे? आपको बताए बगैर मेरे अचानक चले आने से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? मैंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय पूछा। वो जल्दी से बोला, नहीं, बल्कि तुम लोगों की गैर मौजूदगी में हालात को टैकल करना मेरे लिए आसान हो गया था, इसलिए तो मैं वहां से निकल आया था। मैंने कहा, ओ खुदा के बंदे, अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बताकर भी तो जा सकते थे। वो मीठी नाराजगी से बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। मैंने कहा, काजी साहब, आपको बताने का वक्त बिल्कुल नहीं था। मुझे एक बेचैनी सी लगी थी। मेरी छठी इस मुझे बार बार वार्न कर रही थी कि मुझे सुबह होने से पहले वहां से निकल आना चाहिए, वरना कीना परवर DSP कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैंने अपने खदशात के बारे में भी आपको बताया था। हाँ, मुझे याद है, तुमने इस सिलसिले में बात की थी, वो तायद करते हुए बोला। मगर मैं समझ रहा था मेरा साला SP इस मामले को संभालेगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बदजात DSP अपने खैरख्वाह DIG तक पहुंच जाएगा। DSP के कमीनेपन ने हालात को पलट दिया। मेरा साला भी उसी वजह से रात के खाने पर नहीं आ सका। वहाँ उमरकोट में ऊंचे पैमाने पर मीटिंग्स चल रही थी। बहरहाल ये बताएं काजी साहब, DSP के रेड के क्या नताइज निकले? उसकी बात खत्म हुई तो मैंने पूछा। वो इत्मीनान भरी सांस खारिज करते हुए बोला, सब कुछ खैरियत से निमट गया। तुम लोगों की गैर मौजूदगी ने मामला बिल्कुल साफ और सीधा कर दिया था। पुलिस के सामने मैंने वही कहानी पेश की जो हमारे दरमियान तय हुई थी। तुम और तुम्हारे साथी कट हो गए। मैंने सारा मलबा वडेरा अकबर सुमरू पर डाल दिया। उसी के इमाम पर मंगल सिंह नामी एक डाकू ने मेरी बेटी मुमताज को अगवा किया था। मुकामी थानेदार मेरे और अकबर सुमरू के दरमियान साला साल से पलने वाली दुश्मनी से वाकिफ है। फिर उसके थाने में मुमताज के अगवा की रिपोर्ट भी दर्ज थी। मैंने यही मौकफ इख्तियार किया कि मेरे आदमियों ने वडेरा अकबर और उसके साथ ही तारा पर काबू पाकर मुमताज को उनके कब्जे से निकाला है। मंगल सिंह डाकू और उसके साथ ही गंडा सिंह फरार होने में कामयाब हो गए। वो चंद में सांस लेने के लिए रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अगर तुम लोग हवेली में मौजूद होते तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती थी। उस सूरत में DSP की मुराद बरा आती और वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता। गोया उसकी कहानी हिट और मेरी कहानी फलाब हो जाती। मैंने पूछा, वडेरा अकबर सुमरू और तारा का क्या बना? बनना क्या था, मैंने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया, काजी सुल्तान ने बताया। इस मौके पर मुमताज की गवाही बहुत काम आई। उसने तुम्हारी हिमायत में मेरी बयान करदा कहानी की तस्दीक कर दी। मुगवी ने जब वडेरा अकबर को इस कहानी अगवा का असल जिम्मेदार ठहरा दिया तो फिर बाकी क्या रह जाता है? वाकयात और शवाहिद भी वडेरे के खिलाफ जा रहे हैं। फिर SP की दरपर्दा हिमायत भी मुझे हासिल है। जो भी होगा मेरे हक में बेहतर ही होगा। वडेरे का जो कुछ भी होना है वो पुलिस ही करेगी। गोया आपने उन दोनों को आजाद कर दिया, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो चौंक कर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो वजदान? मैंने कहा, अकबर सुमरू जैसे बोतार वडेरे पुलिस की तहवील में आजाद ही तस्वुर किए जाते हैं। इस वक्त तो हालात पूरी तरह उनकी मुखालफत पर कमर बस्ता थे, इसलिए वो काबू आ गया। लेकिन मुझे उम्मीद है वो कोई ना कोई जरिया इस्तेमाल करके खुद को और अपने मेहमान दोस्त तारा को बचा लेगा।
खासतौर पर इस सूरत में कि उसे DSP की हिमायत भी हासिल है। काजी सुल्तान ने कहा, आम हालात में किसी आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ना तो आम आदमी हूँ और ना ही मौजूदा हालात को आम कहा जा सकता है। मैं आसानी से वडेरे को छोड़ने नहीं दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैंने काजी सुल्तान से ज्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा। वो पूरे इत्मीनान से बोला, वहीदान तुम देख लेना, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं टेलीफोन पर बात तो काजी सुल्तान से कर रहा था, लेकिन मेरी चश्मे तसव्वुर में माधुरी दीक्षित के सरापा वाली वो दिलकश और दिलनशी लड़की घूम रही थी जिसका नाम मुमताज था। वो कदम कदम पर मेरी हिमायत पर कमर बस्ता थी। उसकी सूरत तो मुतासर कुन थी ही, उसका अमल भी मुझे मुतासर कर रहा था। वो एक मरतबा सामने आने के बाद हवेली के किसी नायत खुफिया हिस्से में जा चुकी थी और वहीं बैठकर मेरा केस लड़ रही थी। अजीब एहसान शनास लड़की थी वो। रिसीवर में उभरने वाली काजी सुल्तान की आवाज ने मुझे ख्यालों से चौंका दिया। वो पूछ रहा था, वहीदान एक बात सच सच बताओ। हाँ पूछे। आपसे दोस्ती की है तो बात भी बताना पड़ेगी, मैंने मोहतात अंदाज में कहा। उसने संजीदा लहजे में कहा, क्या तुम कोई जादू वादू भी जानते हो? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? वो बोला, चलो ये बात तो समझ में आई कि तुम्हें DSP से किसी इंतकामी कार्रवाई की तवक्को थी। हालात वाकया से तुम इस किस्म का अंदाजा कायम कर सकते हो, मगर ये कैसे मुमकिन हुआ कि तुम मेरी हवेली से चुपचाप निकल गए और मेरे मुलाजमीन तक को खबर ना हुई? मुलाजमीन मेरे बरसों के आजमाए हुए हैं, मैं उनकी फर्ज शनासी और अलर्ट होने का भी कायल हूँ। अगर तुम उन लोगों की लाइल्मी में हवेली से निकलने में कामयाब हो गए तो ये एक चमत्कार ही है। मैं तो यही कहूंगा कि तुम कोई ऐसा इल्म या अमल जानते हो जिसकी मदद से नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। मैं नीलगरी की जात को काजी सुल्तान के सामने ओपन नहीं करना चाहता था, और वो जहां दीदा सर्दो गरम चशीदा शख्स किसी बहलावे में नहीं आ सकता था। लिहाजा मैंने अपना भरम रखने की खातिर कहा, काजी साहब आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं चंद ऐसे शोबदे जानता हूँ जिनकी मदद से बाज काम बासानी हो जाते हैं। आप इसी हाथ की सफाई या नजरबंदी की तकनीक समझ लें, मगर मैं ना तो किसी किस्म का जादू जानता हूँ और ना ही कोई आमल या कामल नागी बाबा हूँ। दूसरी जानिब लमाती खामोशी रही। फिर वही काजी सुल्तान ने उलझन ज़दा लहजे में कहा, चलो मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन इस वाक़े को किस खाने में फिट करोगे? फिर खुद ही उसने अपने सवाल की वजाहत कर दी। मेरा इशारा उस रकम की जानिब है जो कल हमें अकबर सुमरू की पेजारों से मिली थी। बाहिफाजत रखने के बावजूद भी वो 50,000 रुपए गायब हो गए। मैं उसके सवाल से गड़बड़ा गया। ये सब नीलगरी का चलाया हुआ चक्कर था। उसने मंगल सिंह वाली रकम मुझ तक पहुंचाई और काजी सुल्तान के पास मौजूद रकम को हासिल करके मंगल सिंह को दे दिया होगा। उसने बकौल मंगल सिंह वादा किया था कि वापसी पर उसे उसकी रकम मिल जाएगी। यकीनन नीलगरी ही ने अपनी कुव्वत से काजी सुल्तान के पास महफूज रकम को गायब किया था। मेरी ये मजबूरी थी कि मैं काजी सुल्तान को नीलगरी के राज में शरीक नहीं करना चाहता था, वरना फिर बहस के कई दरवाजे खुल जाते और मेरी जात अहम से अहम तर होती चली जाती। मैं फिलहाल किसी नई मुहिम जोई का इरादा नहीं रखता था, इसलिए काजी सुल्तान को गोल मोल जवाब दिया, काजी साहब आप भी अजीब बातें कर रहे हैं। अगर आपके पास से 50,000 रुपए की रकम गायब हो गई है तो इसमें मेरा कोई कमाल किस तरह हो सकता है? मुमकिन है आप कहीं और रख कर भूल गए हो। इंसान से भूल चूक तो हो ही जाती है। वो मेरी वजह से मुतमईन तो ना हुआ। उसने मेरे स्टाइल से बांप लिया कि मैं इस सिलसिले में खुलना नहीं चाहता, इसलिए वो बात बदलते हुए बोला, खैर छोड़ो, मैं भी क्या किस्सा लेकर बैठ गया। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं, फिलहाल अपने बारे में बताओ। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने कहा, कुछ अर्सा मैं कराची में क़याम का इरादा रखता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपसे बात करने के बाद मैं आपके दोस्त मिनास बाकर से रब्ता करूंगा ताकि अपनी रिहाइश का कोई माकूल बंदोबस्त कर सकूं। काजी सुल्तान ने कहा, मिनास बाकर से तो आज तुम्हारा रब्ता नहीं हो सकेगा। क्यों, कोई खास वजह? मैंने पूछा। वो बोला, तुम्हारे अचानक गायब होने के बाद मैंने कराची फोन किया था। मिनास बाकर को तुम्हारे बारे में आगाह करना था। मैं अगर के वसूख से नहीं कह सकता कि तुम कराची ही जाओगे, तो मैं अपनी नई नवेली दोस्ती के तकादे निभाना चाहता था, मगर मिनास से मेरी बात नहीं हो सकी। उसके घर से पता चला कि वो एक दिन के लिए इस्लामाबाद गया हुआ है। आल पाकिस्तान पेपर्स पब्लिशर्स की कोई जरूरी मीटिंग हो रही है। वहां से वो कल दोपहर के बाद वापस कराची आएगा। ओह, मैंने गहरी सांस खारिज की। वो जल्दी से बोला, फैजान तुम्हें परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कन्फर्म नहीं जानता, वरना मिनास के घर वालों को तुम्हारे बारे में हिदायत दे देता। तुम अगर कहो तो मैं अभी फोन पर उनसे बात कर लेता हूँ। हमारे दरमियान फैमिली ड्रीम्स हैं, तुम्हें मिनास की गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने फैसला कुल लहजे में कहा, एक ही दिन की तो बात है, मैं किसी होटल में ठहर जाता हूँ। कल मिनास बाकर से भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे आप उसके घर वालों को हमारी आमद की इतला देना चाहें तो कोई हर्ज नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो मुतहम्मिल अंदाज में बोला, मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने बेतकल्फी से कहा, वैदान तुम जितने नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा छुपे हो। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वो आप मुझे छुपा रुस्तम कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहा हूँ, वो कतियत से बोला। और सुनो, जब तक हमारे दरमियान तकल्लुफात की दीवार खायल रहेगी तुम मेरे सामने खुल नहीं सकोगे। लिहाजा इस दीवार को अभी और इसी वक्त गिरा दो। जब मैं तुम्हें तुमसे मुखातिब करता हूँ तो तुम मुझे आप कहकर क्यों बात करते हो? मैं तो उम्र के तफावत की वजह से आपको एहतरामन आप कहता हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में वजाहत की, वरना इसमें तकल्लुफ वाली तो कोई बात नहीं। बस
मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वो 2 टोक लहजे में बोला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा ओके मैं समझ गया, सिर्फ समझ ही नहीं गए आइंदा इसका ख्याल भी रखोगे। ओके ओके मैंने तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। मजीद 2-4 बातों के बाद हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। हम इस वक्त बहादुराबाद के सबसे ज्यादा बारौनक इलाके में थे। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से पहले मैंने साहिल और मीर बख्श को काजी सुल्तान से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में बता दिया। मीर बख्श ने कहा साईं अगर इस बात का पहले पता चल जाता तो हम बूटा सिंह के साथ सदर चले जाते। अगर होटल में रात गुजारना है तो हम भी अपना इंतजाम वहीं कर लेते। अगर पहले से इंसान को हर बात का पता चल जाए तो फिर मसला ही क्या है। पहले सड़क के किनारे पर एक जानिब चलते हुए कहा कि हम ये बात जानते थे कि सफेद शरार से पीछा छुड़ाने के दौरान में हम CFK वालों से मुलाकात करेंगे। वो बोला साईं ये तो आप ठीक कहते हैं। मीर बख्श अपने साबिक आका अकबर सुमरू के साथ कराची आता रहता था। वो इस बारे में मुझे तफसीलन बता चुका था। मैंने उससे पूछा सदर के इलाके में बूटा सिंह जिस होटल में ठहरेगा क्या उसके अलावा भी वहाँ और होटल हैं? बहुत से हैं। उसने बताया सदर में हर मियार के होटल हैं। साहिल ने पूछा क्या अब हम सदर जाएंगे? जाहिर है पहले हमें रात गुजारने का बंदोबस्त करना चाहिए। मैंने कहा उसके बाद बाकी बातें सोचेंगे। मीर बख्श ने इस्तफसार किया साईं क्या आप इस होटल में नहीं ठहरना चाहते जहाँ बूटा सिंह गया है? बात उस होटल या उस होटल की नहीं। मैंने कहा मैं किसी पुरसुकून और साफ सुथरी जगह पर क्याम करना चाहता हूँ। फिर तो बूटा सिंह वाला होटल मुनासिब नहीं। मीर बख्श ने मुतासफाना अंदाज में कहा वो एक दरमियाने दर्जे का होटल है, मैं आपको एक इंतहाई म्यारी और साफ सुथरे होटल में ले चलूंगा। मैंने कहा होटल जाने से पहले मैं एक जरूरी काम करना चाहता हूँ। दोनों ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। मैं इस वक्त बैनुल अक़वामी म्यार के डिपार्टमेंटल स्टोर को देख रहा था। बाज़ के तो नाम भी इंटरनेशनल थे। साहिल ने पूछा वैदान क्या तुम ये डिपार्टमेंटल स्टोर खरीदने का इरादा रखते हो? वो बाकायदा मेरी निगाह का ताकुब कर रही थी। मैंने कहा स्टोर ना सही मगर स्टोर के अंदर रखी हुई चीजें तो खरीदी जा सकती हैं। तो तुम्हारा शॉपिंग का इरादा है? वो इठलाते हुए बोली हाँ बिल्कुल यही इरादा है। मैंने कहा हम तीनों इस वक्त खाली हैं, सामान के नाम पर हमारे पास कोई चीज नहीं, ये शॉपिंग नागजीर है। फिर हम तीनों एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस गए। मैंने अपने साहिल और मीर बख्श के लिए 2-2 जोड़े कपड़े खरीदे, चंद आरामदेह जूते भी लिए, 2 सफरी बैग भी लिए, रोजमर्रा इस्तेमाल की चंद एशिया भी ली गई। हमने अपने लिए मुनासिब कीमत की 10 घड़ियां भी खरीद ली। मैंने अपना और साहिल का सामान एक बैग में भर लिया, जबकि दूसरे बैग में मीर बख्श का सामान रखकर वो बैग उसके हवाले कर दिया। जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर आए तो मैंने मीर बख्श को उलझन का शिकार पाया। क्या बात है मीर बख्श, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? मैंने उससे पूछा। वो तामल करते हुए बोला आपने इस बैग में जो कपड़े डाले हैं वो मेरे लिए खरीदे हैं ना? साथ ही उसने अपने हाथ में मौजूद बैग को थपथपाया। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा हाँ तुम्हारे लिए लिए हैं। वो संजीदगी से बोला साईं मैंने जिंदगी में कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी। ये तो वो दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर मेरी जानिब सवालिया नजरों से देखने लगा। उसकी उलझन बजा थी। मैंने उसके इस्तेमाल के लिए 2 पतलूनें और शर्ट्स खरीदी थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा मीर बख्श तुमने अगर जिंदगी में कभी पैंट शर्ट नहीं पहनी तो क्या हुआ, अब पहन लो। कोई भी नया काम इंसान पहली मर्तबा करता है फिर करता चला जाता है। मगर मैं इस लिबास का आदी नहीं हूँ, कभी तुम इस लिबास के आदी भी नहीं थे। मैंने उसके बदन पर मौजूद गहरे नीले शलवार कमीज की जानिब इशारा किया। पैदाइश के वक्त इंसान बेलिबास होता है, पैदाइश के फौरन बाद उसे नैपकिन जैसा लिबास मयसर आता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसके लिबास के रंग ढंग बदलते रहते हैं। ये एक इख्तियारी अमल है और इसमें तब्दीली नामुमकिन नहीं। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए कहा मीर बख्श तुमने एक नई जिंदगी का आगाज किया है, इसलिए तुम्हें अपने स्टाइल में तब्दीली लाना चाहिए और उसके लिए गेटअप की तब्दीली सरे फहरिस्त है। ये ठीक है तुम पैंट शर्ट जैसे लिबास के आदी नहीं हो, लेकिन जब पहनने लगो तो रफ्ता रफ्ता यही तुम्हारा पहनावा बन जाएगा। दरअसल पतलून कमीज में बंदा ज्यादा स्मार्ट और चुस्त दिखाई देता है। वो मेरी बातों से कायल हो गया। उसके बाद हमने एक टैक्सी पकड़ ली और सीधे सदर पहुंच गए। मीर बख्श की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि सदर कराची का बड़ा गुंजान आबाद और मसरूफ कारोबारी इलाका था। ताहम उसकी रहनुमाई में ड्राइवर ने जिस होटल के सामने टैक्सी रोकी वहाँ रश बहुत ज्यादा नहीं था। वो इलाका भी साफ सुथरा और मियारी था। होटल की इमारत मुसासर कुन और मुनासिब थी। हमारे पास शिनाख्ती कार्ड या कोई और ऐसी दस्तावेज नहीं थी जिससे हमारी शिनाख्त हो सकती, लिहाजा हमें अपने मकसद में कामयाबी के लिए चंद दूसरे हुनर और कुछ इजाफी रकम खर्च करना पड़ी। मैंने अपने और साहिल के लिए डबल बेडरूम और मीर बख्श के लिए सिंगल बेड हासिल कर लिया। तब हमारे कमरे 2 मुख्तलिफ फ्लोर पर थे। मीर बख्श तीसरे फ्लोर के कमरा नंबर 2 में था और हम दोनों दूसरे फ्लोर के कमरा नंबर 1 में। होटल के रजिस्टर में मैंने अपना नाम जावेद, साहिल का नाम बेला और मीर बख्श का नाम फरीद दर्ज करवा दिया था। जब होटल पहुंचे तो दोपहर ढल चुकी थी। कुछ ही देर बाद शाम होने वाली थी। हमने अपने कमरों में पहुंचकर लिबास तब्दील किए और फ्रेश अप होकर एक ही कमरे में बैठ गए। मीर बख्श ने जिंदगी में पहली मर्तबा पतलून शर्ट पहनी थी, इसलिए अजीब सा महसूस कर रहा था। मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया और 15-20 मिनट उसे निशस्त व बर्खास्त के अदब व आदाब सिखाता रहा। शाम की चाय भी हमने रूम सर्विस के जरिए कमरे ही में मंगवा कर पी। फिर हमारे दरमियान ताज़ा तरीन ख्यालात पर तबादला ख्याल होता रहा। इस वक्त हमारे दरमियान सिर्फ 2 ही मौजूद ज़ेरे बहस थे। नंबर 1 चौधरी नवाज़िश अली और उसके घुरके। नंबर 2 खुदाई फौजदारी के दावेदार तंजीम CFK। मेरे दिल में बार बार नीलगरी के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे।
उसने मुझे इतला दी कि चौधरी नवाज़िश अली ने अपने कराची के नेटवर्क को सख्त हिदायत दी है कि बूटा सिंह से हर सूरत वो डायरी हासिल की जाए। डायरी के उसूल के लिए उसकी जान भी लेना पड़े, वो किसी भी तौर स्टेशन से निकलकर गार्डन वेस्ट तक ना पहुंच पाए। इलाहाबादी वजदान यानी मुझे किसी भी कीमत पर लाहौर पहुंचने ना दिया जाए। नीलगिरी ने आखिर जिक्र चौधरी की हिदायत पर तबसरा करते हुए ये भी कहा कि वजदान, इससे तो यही जाहिर होता है चौधरी तुमसे बेहद खौफ ज़दा है। मैं नीलगिरी की फराम करदा इतलात के बारे में सोच रहा था। मुझे खामोश पाकर साहिल ने पूछा, वजदान तुम किन ख्यालों में गुम हो? मैंने अपने ज़हन में मौजूदा ख्यालात से उन्हें आगाह नहीं किया और कहा, चौधरी नवाज़िश अली तो वाकई बहुत पहुंच वाला साबित हो रहा है। उसकी जारी करदा हिदायत से जाहिर होता है वो जानता है बूटा सिंह कराची में गार्डन वेस्ट के इलाके में क़याम करने वाला है और उसे ये भी मालूम है कि मैं इंटीरियर से सीधा कराची पहुंचूंगा, इसलिए मुझे कराची से लाहौर पहुंचने दिया जाए। और उसे ये भी मालूम है कि मैं इंटीरियर से सीधा कराची पहुंचूंगा, इसलिए मुझे कराची से लाहौर ना पहुंचने दिया जाए। हाँ साईं, चौधरी बड़ा बाखबर बंदा लगता है, मीर बख्श ने कहा, क्योंकि कल रात तक तो हम नबी सर में काजी सुल्तान की हवेली में थे। यूं महसूस हो रहा है चौधरी नवाज़िश अली के पास जादू की कोई छड़ी है जिससे वो ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर लेता है। मैंने कहा, चौधरी तो कोई जादू जानता है या नहीं, लेकिन नीलगिरी बहुत बड़ी सायरा है, वो मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत दूर तक जान सकती है। वो बेबना शक्तियों की मालिक है, मैं उसके लातादाद कमालात का ऐनी शाहिद हूँ। चौधरी उसके बंदों के बारे में फराम करदा इतलात में नीलगिरी की शक्तियां भी यकीनन काम कर रही होंगी। वैसे भी जब तुम्हारा दुश्मन नवाज़िश अली इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा है जिसकी पहुंच लाहौर से कराची और फिर सिंगापुर, बैंकॉक और इंडिया और नेपाल तक है, तो फिर उसे इंतहाई बाखबर होना ही चाहिए। साहिल ने संजीदा लहजे में कहा, उसे तो मालूम हो गया कि तुम गैर कानूनी तौर पर मेरे साथ इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हो। तारा हमारे इस्तकबाल के लिए ही लाहौर से उमरकोट पहुंचा था और हमारे हाथ पांव तोड़कर हमें अपने साथ ले जाना चाहता था। शायद उसे वजदान साईं की ताकत का पूरी तरह अंदाजा नहीं था, मीर बख्श ने कहा, वरना वो अपने अहकाम में तब्दीली ना लाता। तारा को उसने इसलिए उमरकोट भेजा था कि वो आप लोगों को बेबस करके अपने साथ रखा वाली ले जाए। अब वो कराची में मौजूद अपने नेटवर्क को हिदायत दे रहा है कि वजदान साईं को लाहौर आने से रोका जाए। मैंने कहा, चौधरी दरअसल ये चाहता है कि जब तक वो गुमशुदा सोने तक ना पहुंच जाए मुझे उस वक्त तक लाहौर ना आने दिया जाए। सोने का उसूल उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। आज से लगभग 20 साल पहले उस सोने की मालियत कमोबेश 5 करोड़ रुपए थी। आज के नर्क के मुताबिक तो ये कीमत 25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, यानी 5 गुना ज्यादा। 4 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है साईं। मीर बख्श दोनों हाथ फैलाते हुए खैरत भरे लहजे में बोला। मैंने इस बात में सारी लाते हुए कहा, और इस बारी मालियत के सोने का राज जिस डायरी में रकम है वो मेरे कब्जे में है, इसीलिए तो इस डायरी के उसूल की खातिर चौधरी की रातों की नींद और दिन का आराम उससे रूठ गया है। मैं तो बूटा सिंह के जब्त और हौसले की दाद देती हूँ, साहिल ने कहा। वो इतने अरसे से इस कीमती राज की हिफाजत करता रहा और इसी दौरान में उसके जहन में खयानत का ख्याल नहीं आया। वो चाहता तो खुद भी उस सोने के उसूल की कोशिश कर सकता था। इसमें बूटा सिंह के सबर, जब्त या ईमानदारी का कोई दखल नहीं, मैंने वजाहत करते हुए कहा। पहली बात तो ये कि मज़कूरा डायरी कुछ अर्सा पहले ही उसके पास पहुंची थी। अपनी मौत से चंद रोज कबल खशवंत सिंह ने डायरी बूटा सिंह को लाहौर भिजवा दी थी, इस रेफरेंस के साथ कि मैं कभी लाहौर आकर उससे ये डायरी हासिल कर लूंगा। गोल्डन ट्रायंगल से वापसी पर सिंगापुर में मेरी मुलाकात खशवंत सिंह जहानी की बेटी उर्मिला से हुई। उसकी जबानी मुझे डायरी के बारे में पता चला, वरना मेरी याददाश्त के मुताबिक तो वो डायरी चाचा प्रताप सिंह ने सिंगापुर छोड़ने से पहले अपने दोस्त खशवंत सिंह को दे दी थी और उसी के पास होना भी चाहिए थी। प्रताप सिंह के जिक्र पर मेरी आवाज बूझल हो गई। मैंने अपने दिल में चाचा प्रताप के लिए दर्द की एक लहर सी उठती हुई महसूस की। प्रताप सिंह मेरे बाप आबद अली का सच्चा दोस्त था। वालिदैन के बेईमाना कत्ल के बाद उसी शख्स ने मुझे संभाला दिया था। उस वक्त मैं 12 साल का था और नापुख्ता कार भी। तारा एंड कंपनी वैशी दरिंदों के मानंद मेरे ताकुब में थे। वो सिंगापुर के चप्पे चप्पे पर मेरी बू सूंघते फिर रहे थे। चाचा प्रताप सिंह ने मुझे सिंगापुर से मलाइशिया और फिर मलाइशिया से बैंकॉक, थाईलैंड पहुंचाया था। वो मुझे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक दियो महाराज वांग विंग जाए के जिम्नाजियम तक पहुंचाने में कामयाब हो गया था। वो खुद भी ब्लैक बेल्ट था और चाहता था कि मैं भी अपने दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए इन फनून में महारत हासिल करूं। मेरे ताकुब में आने वाले दुश्मनों ने चाचा प्रताप सिंह को महाराज के जिम्नाजियम वार ट्रीटमेंट के इहाते में बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। थम चाचे की ख्वाहिश के मुताबिक मैंने मार्शल आर्ट्स में न सिर्फ महारत हासिल की बल्कि इन फनून की दुनिया की सबसे बड़ी तरबियत गाह शाओलिन टेम्पल में यादगार रिकॉर्ड भी कायम किए। अब न सिर्फ चाचा प्रताप सिंह जिंदा था और ना ही महाराज वांग विंग चाहे और ना ही मेरा उस्ताद मास्टर हैंग भाई। सिर्फ इन लोगों की यादें बाकी हैं। यादें बहुत तड़पाती हैं। मैं भी अपने इन मौसमों के ख्याल से खासा रंजीता और मरूल हो गया। साहिल ने पूछा, वजदान तुमने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। मैंने अफसुर्दगी की कैफियत से बाहर आते हुए कहा, मैं आप लोगों को बता रहा था
सिंगापुर में आखिरी मुलाकात के दौरान में उर्मिला कौर ने बूटा सिंह का लाहौर का एड्रेस मुझे देते हुए ये भी बताया कि खशवंत सिंह ने बूटा सिंह को सोने वाले राज के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए बूटा उस डायरी की असल अहमियत से आगाह नहीं था। वो उसे मेरी खानदानी यादाश्तों का एक मजमूआ समझता है। जब मुमकिन है बूटा ने डायरी को खोलकर कभी पढ़ा भी हो, मगर राज की बातें राजदाराना अंदाज ही में रकम की गई हैं। कोई भी गैर मुतल्लिक शख्स इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सकता और ना इसकी मदद से उस मतरूक कुएं तक पहुंच सकता है जिसके अंदर मेरे वालिद साहब ने सोने के बिस्कुटों से भरे हुए कैनवस के 2 बड़े थैले फेंके थे। अलबत्ता मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, चौधरी नवाज अली ऐसा आदमी है जो मज़कूरा मतरूक कुएं का खोज लगा सकता है, बशर्ते ये कि डायरी उसके हत्थे चढ़ जाए। और ये डायरी इस वक्त तुम्हारे हत्थे चढ़ी हुई है। साहिल ने कहा, तुम किसी भी हाल में डायरी को चौधरी तक नहीं पहुंचने दोगे। यकीनन ऐसी बात है, मैंने तायदी अंदाज में कहा। मीर बख्श बोला, साइंस CFK के आदमी इम्तियाज ने बताया था कि सफेद शहराड़ वाले मोटे का सरगुना। मीर बख्श बोला, साइंस CF के आदमी इम्तियाज ने बताया था कि सफेद शहराड़ वाले मोटे का सरगुना कोई मियां जायद नामी शख्स है। अगर वही शख्स चौधरी नवाज अली के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है तो फिर वो खामोश नहीं बैठेगा, खास तौर पर इस सूरत में कि चौधरी के अहकाम बहुत सख्त है। उन लोगों ने हर कीमत पर यह डायरी हासिल करना है और आपको लाहौर जाने से रोकना है। मुमकिन है मियां जायद हुसैन हमें ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हो और यह भी नामुमकिन नहीं कि वो हमें ट्रेस कर चुका हो। साहिल ने गंभीर आवाज में कहा, और इस वक्त वो हमारी कड़ी निगरानी कर रहा हो। मैंने कहा, यह सब कुछ मुमकिनात में से हैं, हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। हमसे ज्यादा बूटा सिंह को एहतियात की जरूरत है। मीर बख्श ने कहा, चौधरी के बंदूक का असल टारगेट तो वही था। मैंने मीर बख्श की जानिब देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जराइम पेशा अफराद से कुछ भी बाइद नहीं होता। अगर वो लोग हमें ट्रेस करने की मुहिम में लगे हुए हैं तो फिर बूटा सिंह जैसे ही उनकी नजर में आएगा वो उसके साथ खासा यादगार सलूक करेंगे। वहीदान, क्या हम चौधरी के बंदों के खौफ से होटल के इस कमरे में दुबके बैठे रहेंगे? साहिल ने उकताहट अमेज अंदाज में कहा। ये बात किसने कह दी? उल्टा मैंने उससे सवाल किया। हम इस वक्त जिस नोयत की गुफ्तगू कर रहे हैं उससे तो ऐसा ही तासर मिलता है। वो बेजारी से बोली। मैंने कहा, हरगिज मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम कान लपेट कर होटल की इस कमरे तक महदूद हो जाएं। मेरी सारी जिंदगी खतरनाक मुजरिमों से पंजा आजमाई में गुजरी है। मैंने कभी पसपाई इख्तियार नहीं की। मैंने हमेशा आगे बढ़कर दुश्मन पर कारी जरब लगाई है। यहाँ जायद हुसैन जैसे 2 टके के मुजरिम मेरे सामने क्या हैसियत रखते हैं? एक लम्हे की तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया, हम अभी होटल से निकलेंगे, रात का खाना हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे और थोड़ी सैरो तफरी के बाद वापस आ जाएंगे। साहिल ने कहा, और वापसी में पिक्चर भी देखते हुए आएंगे, ठीक है? साहिल की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा काठमांडू के एक दूर दराज इलाके में गुजरा था और वो भी एक इबादत गाह में। उसने बहुत महदूद जिंदगी गुजारी थी। मैंने भी उस बुधनील कुंड इबादत गाह में चंद रोज क़याम किया था। उस इलाके में दरिया पर जाने की सिवा कोई तफरीह ना थी। साहिल जब हमारे साथ नेपाल से इंडिया पहुंची तो एक जहाने हैरत उसके सामने था। इसी दौरान में 4 मरतबा उसे सिनेमा जाने का इत्तफाक भी हुआ। हाल में बैठकर पिक्चर देखने का तजर्बा उसे बाया और जब भी हम किसी तफरीह का जिक्र करते तो वो मचल कर यही कहती, पिक्चर भी देखेंगे। और ऐसा कहते उसके चेहरे पर बचपना झलकने लगता, जैसा कि इस वक्त नजर आ रहा था। वो बोलती हुई आंखों वाली एक मासूम सूरत लड़की थी। शरारत और शैतानियां कूट कूट कर उसके अंग अंग में भरी हुई थी। मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते उसकी जानिब देखा और कहा, ठीक है, हम पिक्चर भी देखेंगे। थोड़ी देर बाद हम तैयार होकर होटल से बाहर निकल आए। होटल के जीने उतरने के दौरान में मीर बख्श ने कहा, साईं, अगर आप इजाजत दें तो जरा बूटा सिंह को भी देख लेते हैं। जरूर जरूर, मैंने कहा और उसकी मुय्यत में एक जानिब कदम बढ़ा दिए। जिस होटल में बूटा सिंह को क़याम करना था वो होटल हमारे से ज्यादा फासले पर नहीं था। 2-3 गलियां घूमने के बाद हम उस होटल तक पहुंच गए। इस अखबारिये से बूटा के बारे में इस्तफसार किया तो पता चला मोहम्मद बूटा नामी एक मेहमान आज होटल में आकर ठहरा है। इस अखबारिये से बूटा के बारे में इस्तफसार किया तो पता चला मोहम्मद बूटा नामी एक मेहमान आज होटल में आकर ठहरा तो है, मगर इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है। हमें बताया गया कि बूटा होटल के कमरा नंबर 102 में ठहरा है। फिलहाल बूटा सिंह से मुलाकात नहीं हो सकती। ताहम ये अहम बात मालूम हो गई कि वो यहाँ मोहम्मद बूटा था, ना कि बूटा सिंह। मैंने एक बुक स्टॉल से कराची का मैप और एक गाइड बुक खरीद ली। ये दोनों चीजें अंग्रेजी में थी और इनमें कराची के बारे में तफसील से बताया गया था। मैंने सिंगापुर में अपनी तालीम के दौरान में इंग्लिश और मैंडरन जबान भी सीखी थी। मैंडरन लिखे पढ़े चीनी हजरात और खवातीन की जबान है। आप इसे तालीम याफ्ता अच्छे अफराद की जबान समझ लें। घर में वालिद और वालदा उर्दू और पंजाबी भी सिखाते रहते हैं कि हमारी रिवायत और कल्चर का हिस्सा था। हिंदुस्तान में एक तवील अरसा गुजारने के दौरान में मुझे भाषा हिंदी जबान भी लिखना, पढ़ना और बोलना आ गई थी। उर्दू और हिंदी बोलचाल में ज्यादा फर्क नहीं, ताम किसी किस्म की मालूमात हासिल करने के सिलसिले में हमेशा इंग्लिश जबान ही की किताबों को ज्यादा मोतबर और मुस्तनद समझा जाता था। हम सदर के इलाके में काफी देर तक घूमते रहे। डिनर हमने एक चीनी रेस्टोरेंट में किया और फिल्म देखने के लिए बंद रोड के एक सिनेमा में घुस गए। मज़कूरा सिनेमा में कोई फिल्म दिखाई जा रही थी। इंटरवल के बाद पिक्चर शुरू हुई तो एक नाखुशगवार वाकया पेश आ गया। हमें फिल्म को बीच में छोड़कर वापस आना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि फिल्म शुरू हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि साहिल ने अचानक पलट कर पीछे देखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ साहिल? मेरे सर पर इसका पाँव लगा है, वो पिछली रूम में बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा करते हुए बोली।
मैंने उस शख्स की तरफ देखा, वो टांग पर टांग चढ़ाए अपने दोनों पाँव को साहिल वाली सीट की पुश्तगाह पर टिकाए फिल्म देख रहा था। उसके इस बेहुदा अंदाज ने मुझे खोला कर रख दिया। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, मिस्टर, यहाँ से अपने पाँव हटा लो।